बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम सरगर्मियाँ देखी गई जनाब, सियासी सरगर्मियाँ, और बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा जिसका मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा था, अपने तज्ज़िये की सूरत में, अपनी इन्फॉर्मेशन की सूरत में और ख़बरों की सूरत में आपको आगाह करता रहा। और ये एक बहुत खुशखबरी, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने जो कुछ आपको बताया वो बिल्कुल सही था। और उसमें सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब, शरीफ ख़ानदान और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते और इनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना और मरियम को घेरने की कोशिश कर रही हैं और मौलाना और मरियम आसिफ अली ज़रदारी साहब को घेरने की कोशिश कर रहे थे। पिछली वीडियो ज़रा सुन लीजिएगा। पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, कुछ अहवाल मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, अब उससे आगे मैं मज़ीद बता देता हूँ। ये तो आपको मालूम हो गया होगा कि लॉन्ग मार्च भी ख़त्म, लॉन्ग मार्च के बारे में भी जवाब नहीं आया और ये चला गया है अब ईद उल फ़ितर के बाद। कौन सी ईद उल फ़ितर, इसका अभी तक कुछ पता नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इस्तीफ़ों के बारे में मामला ख़त्म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धोखे जवाब दे दिया। उसके बाद पहले जो लड़ाई बंद कमरों में हो रही थी, अब वो लड़ाई बाहर आना शुरू हो गई है और इसके असरात क्या होंगे, असल ख़बर क्या है और आगे का जो एक क्या कहना चाहिए सियासी मंजरनामा वो क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सूरत हाल ये है कि पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी वो शरीक नहीं हुए, फ़िज़िकल प्रेजेंस उनकी नहीं थी, जिस्मानी तौर पे वो मौजूद नहीं थे बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने की, घेरने की और वो पंजाबी में कहते हैं जूड़ डालने की, तो वो पकड़ा ही नहीं दिया। और 10-11 जमातें हैं, 10-11 में से 10 जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ों से बारे में मुत्तफ़िक थीं। लेकिन कौन सी 10 जमातें, वो उनमें से कई ऐसी जमातें हैं जिनकी नशिस्तें ही नहीं हैं, अगर हैं तो एक आध है। असल मैटर करता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पहले तो इजलास के अंदर तू तड़ाक हुई और एक दूसरे को बिल्कुल खरी खरी सुनाई गई और ख़ास तौर पे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। उसके बाद मरियम नवाज़ मैदान में उतरी, उन्होंने भी टिट फार टैट कर दिया और उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी भी मांग ली और कहा गया कि जी इन चीज़ों को यहीं रहने दें, ये बात ख़त्म, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपके बाप जैसा हूँ, इस तरह से। लेकिन असल चीज़ ये थी कि प्रेसिडेंट ज़रदारी ने भी अपना कन्वे कर दिया कि आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने हरवाया है और जानबूझ के हरवाया है, और गफूर हैदरी साहब का भी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने हरवाया और जानबूझ के हरवाया। ये उन्होंने कन्वे कर दिया और उसके बाद ख़त्म। तो कोशिश ये की जा रही थी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सदर ज़रदारी से भी और मरियम नवाज़ साहिबा से भी कहा कि ये लंबी लंबी तकरीरें करने का वक्त नहीं है और माजी में अगर किसी ने कोई कामयाबियाँ हासिल की हैं, नहीं की हैं, कोई खिदमात हैं या नहीं, ये फ़ोरम इसलिए नहीं कि आप अपने माजी के वाक़यात गिनवाएं और अगर मैंने गिनवाना शुरू कर दिए तो पूरा इजलास जो है वो रोना शुरू कर देगा, मेरे पास इतनी खिदमात हैं। तो इस तरह से ये एक पीडीएम का बंद कमरे का जो इजलास था, आपस में ही गुत्थम गुत्था होते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। उसके बाद कहने को यानी कि वो लड़ाई इस कदर बंद कमरे में शदीद थी कि काफ़ी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर मीडिया को बताना था कि मीडिया को आके क्या बताएं और कैसे फेस करें मीडिया को, क्योंकि बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे और इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तीफ़ा लेना था, DGISI जनरल फैज़ हमीद का इस्तीफ़ा लेना था और उसके बाद मेजर जनरल इरफान मलिक उनको गिरफ़्तार करवाना था, GHQ पे हमला करना था,
وہ سارے کے سارے یہ سب کچھ پلان تھا، پھر وہ واشنگٹن کی سفارش تھی، پھر بردر اسلامی ملکوں کی سفارش تھی، ان کی طرف سے پیسہ بھی آنا تھا، تو سارا کا سارا ایک سٹیج خیالی پلاؤ تیار کیا ہوا تھا، اور ایسے تیاری کر رہے تھے کچھ لوگ کہ بس یہ پاکستان جو ہے یہ ایک ترنے والا ہے، اور جب چاہیں گے اس کو بلڈوز کر دیں گے۔ تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کافی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا، نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا۔ پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہی اگر ذلت والی گفتگو ہے یہ آپ خود ہی جا کے کر لیں۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ نہیں آپ آئیں۔ سارے باجماعت باہر نکلے، باہر آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سمپل یہ بتایا کہ جناب لانگ مارچ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور کوئی نئی تاریخ بھی نہیں دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے کہ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے، استعفوں کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے رجوع کرے گی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کو آگاہ کرے گی۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مسلم لیگ نواز جب تک ہم متحد تھے، جب تک پی ڈی ایم متحد تھی، کوئی نفاق نہیں تھا، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے قومی اسمبلی سے سید یوسفزئی گیلانی کو اقلیت ہونے کے باوجود جتوا لیا۔ لیکن جب آپس میں اختلاف ہوا، نفاق ہوا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی گئی، تو وہی پی ڈی ایم ہار گئی سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی سوالوں کی نشست تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب دوڑ گئے، اور انہوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا، اور پیچھے آوازیں دیتی رہیں محترمہ مریم صفدر صاحبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آئیں سوالوں کے جواب دیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب بھی غائب ہو گئے، تتر بتر، اور اس طریقے سے رہنما غائب ہوتے گئے، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ، انہوں نے اسٹیج سنبھال لیا۔ انہوں نے اسٹیج سنبھالنے کے بعد کسی سوال کا تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کی واپسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا پہلے پاکستان پیپلز پارٹی واپس آئے، اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو واپس آ کے جواب نہیں دیتی کہ انہوں نے استعفے کیوں نہیں دیے اور انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کیوں نہیں کیا، تب تک نواز شریف سے بھی کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں موجود ہوں یہاں پہ، اس لیے جب تک میں موجود ہوں ہماری پارٹی ایکٹیو ہے، نواز شریف صاحب جہاں بھی رہیں، جدھر رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور میں نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو۔ اور یہ کہلا کے مریم صفدر صاحبہ بھی نکلتی ہوئیں پتلی گلی سے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب پی پی کے جواب کے بعد نون لیگ کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم خود طے کریں گے مسلم لیگ نواز نے کیا کرنا ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کا سن لیں۔ مسلم لیگ نواز کے اندر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اس وقت دو گروپ ہیں، جو میجورٹی ہے وہ استعفے نہیں دینا چاہتی، اور اس میں ہے صرف مریم صفدر صاحبہ چاہتی تھیں، نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ استعفے دیے جائیں، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اتنی کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوتا ہے، اس میں حمزہ شہباز آپ کو نظر نہیں آتے۔ حمزہ شہباز مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور وہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے جیل میں۔ وہ بہت امپورٹنٹ ملاقات تھی، جس میں
शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अपना एक फ़ैसला किया हुआ। फिर उसके बाद अब मरियम सफदर साहिबा के साथ कौन कौन लोग हैं ये भी ज़रा गौर से सुन लें। मरियम सफदर साहिबा के साथ इस वक्त सिर्फ शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, ज़ुबैर साहब हैं। ये हैं मरियम सफदर साहिबा के साथ और नवाज़ शरीफ साहब के साथ। बाकी जितने भी लोग नज़र नहीं आ रहे वो हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और हमज़ा शहबाज के साथ, जो मरियम सफदर साहिबा के नैरेटिव से मुत्तफ़िक नहीं हैं। अब ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करूँगा, उसमें अब मरियम सफदर साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब वो बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं। अब अगली बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। धरना तो हो गया ख़त्म, लॉन्ग मार्च भी हो गया ख़त्म, इस्तीफ़े भी हो गए ख़त्म। अब जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इनके दरमियान कोऑपरेशन होगी। कोऑपरेशन और ताउन किस लेवल का होगा? वो होगा लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए, और उसके लिए एक पहले से काम शुरू हो चुका है। ख़बर जो है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला करना था, जो कि कल उन्होंने कर लिया, कि वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथों ना तो यरगमाल बनने की कोशिश करेंगे और ना ही PDM को खैर बात, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा का और नवाज़ शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत का है और वो पाकिस्तान में चल नहीं सकता, और ना ही उस नैरेटिव पे चल के, उस रास्ते पे चल के आप कुछ गेन कर सकते हैं, कोई अचीव कर सकते हैं गोल्स। लिहाजा अब पार्लिमान के अंदर वाज़े तौर पे जो इत्तेहाद नज़र आएगा वो आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और अगली बात ये भी बता दूं कि सेनेट में अब लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ को लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तय हुआ था कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ गिलानी होंगे, डिप्टी चेयरमैन JUI के होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा मुस्लिम लीग नवाज़ का। गिलानी साहब को हरवा दिया गया, हैदरी साहब को हरवा दिया गया, लिहाजा वो जो पहले नहीं पूरे हुए तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न है कि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है, अपोजिशन जमातों में सबसे ज़्यादा नशिस्तें उसकी हैं, और अगर उसके साथ इत्तेहादी भी मिल जाते हैं 2-4 तो फिर भी उधर ही रहेगी, पीपल्स पार्टी के पास ही जाएगी। और अब आने वाले दिनों में होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होनी है, गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बनाया जाना है, खुफिया बैलेट ख़त्म होना है, ओपन बैलेट आना है, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिलना है, और ड्यूल नेशनल के जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने का हक़ मिलना है। ये सारे काम होने हैं आइंदा दिनों में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स एक आइनी तरामीमी पैकेज आएगा, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मरियम सफदर साहिबा के लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं, उनकी ज़मानत का मामला है, क्योंकि ज़मानत जो है वो काफ़ी मशरूत तौर पे होती है, मिस यूज़ नहीं करना होता उसको, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो ये थी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।